एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जहां मान लीजिए किसी बहुत ही भयंकर महामारी को रोकने की कोशिश की जा रही हो। हम्म। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास सारी दवाइयां हैं, बचाव के पूरे तरीके हैं, लोगों को जागरूक करने की मतलब एक पूरी ठोस योजना है। बिल्कुल, एक फुल प्रूफ प्लान। हाँ, लेकिन जब वे काम जमीन पर उतारने जाते हैं तो उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई वायरस या कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि एक 150 साल पुराना कानून होता है। एक ऐसा कानून जो उस पूरी आबादी को इस सीधे अपराधी घोषित कर देता है जिन्हें असल में उस बीमारी से बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सुनने में बहुत ही अजीब और विरोधाभासी स्थिति लगती है, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान तो यही सोचेगा कि कानून का काम लोगों की रक्षा करना है, न कि किसी स्वास्थ्य संकट को और बदतर बना देना। सही बात है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब पुरानी नैतिकता और आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपस में टकराते हैं तो उसके परिणाम बहुत जटिल होते हैं। एग्जैक्टली और आज की हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में ठीक यही टकराव है। आज हम भारतीय संवैधानिक कानून की एक बहुत ही ऐतिहासिक मील के पत्थर का विश्लेषण करने वाले हैं। नाज फाउंडेशन बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 मामला। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो ये समझना है कि कैसे 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान बना एक पुराना औपनिवेशिक कानून आधुनिक भारत में स्वास्थ्य, निजता और समानता के जो बुनियादी अधिकार हैं उनसे टकरा गया। मतलब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक स्वास्थ्य संगठन को सिर्फ कॉन्डोम बांटने और एचआईवी रोकने के अपने बुनियादी काम को जारी रखने के लिए सीधे संविधान की व्याख्या की लड़ाई लड़नी पड़ गई। मैं कहूंगी कि इस मामले की सबसे खास बात यही है। देखिए, अक्सर जब हम बड़े संवैधानिक बदलावों की बात करते हैं तो दिमाग में मानवाधिकार वकीलों या किसी बड़े नागरिक अधिकार आंदोलन की छवि उभरती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस मामले की शुरुआत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से हुई थी जो 1990 और 2000 के दशक में एचआईवी और एड्स का खतरनाक दौर था। उसने असल में ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई कानून महज इसलिए कायम रह सकता है क्योंकि वो समाज की पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, भले ही वो लोगों की जान ले रहा हो। वही तो, भले ही वो लोगों की जान ले रहा हो। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1860 का साल, भारत में ब्रिटिश राज था और उन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू की। इसमें एक विशेष धारा जोड़ी गई, धारा 377। उस समय के विक्टोरियन समाज की जो नैतिकता थी वो उसे सीधे सीधे कानून के पन्नों पर उतार दिया गया। राइट। इस धारा ने अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राइट। और इसकी जो परिभाषा गढ़ी गई, मतलब जो दायरा तय किया गया, उसमें वयस्कों के बीच एकांत में और पूरी सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध भी आ गए। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक पूरी जीवन शैली को, एक पूरे समुदाय को अदृश्य कर देने का औजार था। बिल्कुल। विक्टोरियन नैतिकता बेसिकली इस विचार पर आधारित थी कि यौन संबंध केवल और केवल प्रजनन के लिए होने चाहिए। इसके अलावा कुछ भी प्रकृति के खिलाफ माना गया और उसे सीधे अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। दशकों तक ये कानून इसी रूप में चलता रहा, बिना किसी रुकावट के। हाँ, लेकिन जब भारत में एचआईवी और एड्स का संकट गहराने लगा, तब इस कानून के जो असली और खतरनाक परिणाम थे वो जमीन पर सामने आने लगे। और यहीं पर नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट की एंट्री होती है। ये एक एनजीओ है जो मुख्य रूप से यौन अल्पसंख्यकों के बीच एचआईवी रोकथाम और स्वास्थ्य के लिए जमीन पर काम कर रहा था। लेकिन उनके काम करने के तरीके को समझना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एचआईवी जैसी बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले लोगों तक पहुँचना होता है, उनका विश्वास जीतना होता है, उन्हें परीक्षण के लिए तैयार करना और सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में जागरूक करना होता है। और ये सब तब पूरी तरह से असंभव हो जाता है जब वो समूह जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो कानून की नजरों में अपराधी हो। एग्जैक्टली। धारा 377 की वजह से यौन अल्पसंख्यक समुदाय लगातार पुलिस और समाज के डर के साए में जी रहा था। डर तो होगा ही। बिल्कुल। अगर वे किसी स्वास्थ्य क्लिनिक में जाते या किसी एनजीओ कार्यकर्ता से बात करते तो उन्हें हमेशा ये डर होता था कि उनकी पहचान उजागर हो जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाप रे। यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय के बीच सुरक्षित यौन सामग्री या कॉन्डोम बांट रहे थे, उन्हें भी इस कानून के तहत परेशान किया जाने लगा। तो मतलब ये पूरी तरह से एक बीमारी बनाम लक्षण वाली स्थिति हो गई।
एनजीओ एचआईवी नाम की बीमारी से लड़ना चाहता था, लेकिन जो कानून समाज को बचाने के लिए बना था, वही लोगों को अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर रहा था। हाँ, कानून ही सबसे बड़ी बाधा बन गया था। लोग डर के मारे छिप रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और नतीजा ये हो रहा था कि वायरस और तेजी से फैल रहा था। बिल्कुल सही कहा। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति पूरी तरह से विफल हो रही थी, क्योंकि एक औपनिवेशिक कानून रास्ते में खड़ा था। और इसी मजबूरी ने नास फाउंडेशन को अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर किया। 2001 में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की। लेकिन अदालत का दरवाजा खटखटाना और वहां सुनवाई होना, ये दोनों बहुत अलग-अलग बातें हैं। हाँ, वो तो है। 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही तकनीकी आधार पर इस याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत का तर्क था कि इस मामले में कार्रवाई के कारण का अभाव है। एक मिनट, मैं आपको रोकूंगा। इस कार्रवाई के कारण के अभाव वाले कानूनी पहलू को अगर सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब ये था कि अदालत ने नाज फाउंडेशन से कहा, देखिए, चूंकि इस वक्त आपकी संस्था के किसी विशिष्ट व्यक्ति को धारा 377 के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया है, अच्छा। या सीधे तौर पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए आपके पास इस कानून को चुनौती देने का कोई सीधा आधार या कारण नहीं बनता। अदालत ने इसे बस एक एकेडमिक सवाल मान लिया, ना कि किसी के जीवन मरण का वास्तविक मुद्दा। अरे, ये तो बहुत ही निराशाजनक रहा होगा। मतलब जब तक कोई सच में जेल न चला जाए तब तक अदालत ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि यह कानून नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल वही बात थी। लेकिन फिर जहां तक मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये महज कोई एकेडमिक बहस नहीं है, ये सीधे तौर पर सार्वजनिक हित और स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। हाँ। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय को आदेश दिया कि इस मामले को वापस लिया जाए और इसके गुण दोष, मतलब इसकी मेरिट्स के आधार पर इसकी पूरी सुनवाई की जाए। और जब ये सुनवाई दोबारा शुरू हुई, तब अदालत का कमरा एक बहुत ही गहरी और ऐतिहासिक बहस का गवाह बना। ये बहस अब सिर्फ एक कानून की धारा के बारे में नहीं रह गई थी, बल्कि भारत के संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को परखने की कसौटी बन गई थी। और दोनों पक्षों ने अपने अपने बहुत मजबूत तर्क रखे। नास फाउंडेशन ने अपनी पूरी कानूनी लड़ाई को संविधान के 3 मुख्य अनुच्छेदों के इर्द गिर्द बुना। सबसे पहले उन्होंने अनुच्छेद 21 की बात की। अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उनका तर्क था कि इस स्वतंत्रता में व्यक्ति की निजता और उसकी गरिमा शामिल है। सही बात है। अगर 2 वयस्क इंसान अपने घर की 4 दीवारी के भीतर अपनी आपसी सहमति से कोई संबंध बनाते हैं, तो राज्य को उनके बेडरूम में झांकने या उसे अपराध घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 14 का भी हवाला दिया, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। तर्क ये था कि धारा 377 समाज के एक विशिष्ट वर्ग को केवल उनके यौन रुझान के कारण मनमाने ढंग से अपराधी बना देती है। ये समानता के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। लेकिन मैं कहूंगी कि जो सबसे दिलचस्प और क्रांतिकारी कानूनी तर्क था, वो अनुच्छेद 15 से जुड़ा हुआ था। हाँ, अनुच्छेद 15, जो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग यानी सेक्स या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल। नास फाउंडेशन के वकीलों ने यहाँ एक बहुत ही आधुनिक व्याख्या पेश की। उन्होंने कहा कि जब संविधान भेदभाव रोकने के लिए लिंग शब्द का इस्तेमाल करता है, तो उसे सिर्फ जैविक पुरुष या महिला तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ये तर्क देना कि कोई व्यक्ति किससे प्रेम करता है या किस ओर आकर्षित होता है, यह उसकी पहचान का उतना ही गहरा हिस्सा है जितना कि उसका जैविक लिंग। ये कानूनी रणनीति बहुत ही दूरदर्शी थी, मतलब एकदम सटीक। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और इस कानून का समर्थन करने वाले जो अन्य समूह थे, उनका बचाव भी काफी आक्रामक था। सरकार का मुख्य तर्क सार्वजनिक मोरालिटी या पब्लिक मोरालिटी पर आधारित था। उनका कहना था कि भारतीय समाज की अपनी कुछ नैतिक मान्यताएं हैं और कानून का काम उन मान्यताओं को संरक्षित करना है। और सरकार का ये भी दावा था कि अगर धारा 377 को हटा दिया गया तो समाज की नैतिकता का पतन हो जाएगा और समाज में अपराधी या दोषपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। हाँ, डिलिंक्वेंट बिहेवियर। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ सरकार अदालत में खड़ी होकर कह रही है कि ये 150 साल पुराना कानून स्वास्थ्य और नैतिकता की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ वही संस्था
जो जमीन पर असल में स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है, वो आंकड़ों और सबूतों के साथ साबित कर रही है कि यही कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर रहा है। मतलब ये तो गजब का पैराडॉक्स है। और ये विरोधाभास ही इस पूरे मामले की धुरी है। यहाँ अदालत के सामने केवल दो पक्षों का विवाद नहीं था, बल्कि दो अलग अलग अवधारणाओं का टकराव था। अच्छा। हाँ, एक तरफ थी सामाजिक नैतिकता, जो बहुसंख्यक वर्ग की मान्यताओं और उनकी पसंद नापसंद से तय होती है, और दूसरी तरफ थी संवैधानिक नैतिकता, जो इस बात पर आधारित है कि संविधान हर व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा करता है, चाहे समाज का बड़ा हिस्सा उनके बारे में कुछ भी सोचे। बिल्कुल। अदालत को यही तय करना था कि किसी लोकतांत्रिक देश में इन दोनों में से सर्वोच्च कौन है। और फिर 2 जुलाई 2009 का वो ऐतिहासिक दिन आया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, और ये फैसला भारतीय न्याय शास्त्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बहुत बड़ा दिन था वो। अदालत ने नाज फाउंडेशन के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, उन्होंने इस कानून को पूरी तरह से कचरे के डिब्बे में नहीं डाला। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही सूक्ष्म कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, जिसे रीड डाउन कहना कहते हैं। हाँ, और ये रीड डाउन करने की प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई कानून आंशिक रूप से असंवैधानिक होता है, तो अदालत पूरे कानून को खत्म करने की बजाय उसे एक सीमित दायरे में बांध देती है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्जन किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा हो। शरीर में एक ट्यूमर है जो जानलेवा बन गया है। सर्जन बहुत सावधानी से केवल उस ट्यूमर वाले हिस्से को काटकर निकाल देता है, लेकिन शरीर के बाकी जो स्वस्थ अंग हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि शरीर को उनकी जरूरत है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। अदालत ने धारा 377 के साथ ठीक यही किया। एग्जैक्टली। अदालत ने देखा कि धारा 377 में कई चीजें शामिल थीं। उन्होंने तय किया कि जहां तक ये कानून दो वयस्कों के बीच एकांत में और आपसी सहमति से बनाए गए संबंधों को अपराध मानता है, वह हिस्सा असंवैधानिक है। मतलब वो अधिकारों का हनन करने वाला ट्यूमर था। बिल्कुल, जिसे रीड डाउन करके निकाल दिया गया। लेकिन इसी कानून के तहत गैर सहमति वाले यौन कृत्यों, नाबालिगों के साथ होने वाले यौन शोषण और जानवरों के साथ क्रूरता को भी अपराध माना जाता था। हाँ। अदालत ने उन प्रावधानों को बिल्कुल नहीं छुआ। उन्हें जस का तस रखा गया, क्योंकि वे समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। और इस फैसले की जो शब्दावली थी, उसने मानवाधिकारों की व्याख्या को एक नई ऊंचाई दी। फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि निजता और यौन रुझान अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग है। लेकिन इस पूरे दस्तावेज में एक लाइन ऐसी थी जो मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस होती है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक दुश्मनी या घृणा ऐसे भेदभाव को उचित नहीं ठहरा सकती। हाँ, पब्लिक एनिमोसिटी और डिस्गस्ट कैन नॉट जस्टिफाई सच क्लासिफिकेशन। इस एक वाक्य ने सच में संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को स्थापित कर दिया। इसका असर क्या हुआ? इसका अर्थ ये है, भले ही देश की 99% आबादी किसी अल्पसंख्यक समूह के जीने के तरीके को नापसंद करती हो या उससे घृणा करती हो, संविधान उस 99% की भीड़ की मानसिकता के आधार पर उस 1% को अपराधी घोषित नहीं कर सकता। क्या बात है! संविधान का मुख्य काम ही अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के अत्याचार या पूर्वाग्रहों से बचाना है। यह विचार बहुत ही गहरा है, और इसका असर केवल कानूनी हलकों तक ही सीमित नहीं रहा। 2009 के इस फैसले ने जमीन पर एक भूचाल ला दिया, एक सकारात्मक भूचाल। बिल्कुल। दशकों से जो लोग डर और घुटन के साए में जी रहे थे, उनके लिए एक नई सुबह थी। समाज में आत्मस्वीकृति बढ़ने लगी। कई लोग खुलकर सामने आए, उन्होंने अपनी पहचान को स्वीकार किया, जिसे कमिंग आउट कहते हैं। हाँ, और इसीलिए 2 जुलाई का दिन भारतीय कम्युनिटी के लिए एक जश्न का दिन बन गया, इंडियन कमिंग आउट डे। ऐसा लगने लगा कि दशकों का संघर्ष आखिरकार एक मुकाम पर पहुंच गया है। लेकिन नागरिक अधिकारों का इतिहास कभी भी एक सीधी और आसान रेखा में आगे नहीं बढ़ता। हाँ, ये तो है। 2009 की वो जीत बहुत बड़ी थी, लेकिन ये अंतिम जीत नहीं थी। जैसे ही ये फैसला आया, कई धार्मिक और रूढ़िवादी संगठनों ने इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। और इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया चली, उसने 2013 में एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। 2013 का वो दौर, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और दिल्ली उच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक 2009 के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया।
बहुत बड़ा झटका था वो। धारा 377 को फिर से बहाल कर दिया गया। मतलब वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए संबंध एक बार फिर से अपराध की श्रेणी में आ गए। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ कैसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने फैसले में मुख्य रूप से 2 तर्क दिए थे। अच्छा। पहला तर्क था न्यायिक संयम या जुडिशियल रिस्ट्रेंट। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कानूनों को बनाना या हटाना संसद का काम है, न्यायपालिका का नहीं। अगर धारा 377 को हटाना है तो विधायिका को इस पर बहस करके कानून में संशोधन करना चाहिए। अदालतें चुनी हुई सरकार के काम में तभी दखल दे सकती हैं जब संविधान का बहुत स्पष्ट उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, ये एक तकनीकी तर्क हो सकता है, लेकिन दूसरा तर्क क्या था? क्योंकि जिस दूसरे तर्क की सबसे ज्यादा आलोचना हुई वो बहुत ही अजीब था। हाँ, दूसरा तर्क था अल्पसंख्यक अंश या माइन्यूस्क्यूल फ्रैक्शन का तर्क। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये समुदाय देश की कुल आबादी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है और इस कानून के तहत पिछले 150 सालों में बहुत कम लोगों पर वास्तव में मुकदमा चलाया गया है। अच्छा। इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता। अदालत के अनुसार ये कोई ऐसा व्यापक मुद्दा नहीं था जो पूरे देश के संवैधानिक ढांचे को खतरे में डाल रहा हो। मतलब ये तर्क तो बुनियादी रूप से ही समझ से परे लगता है। अगर कोई समूह आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है? वही तो। वास्तव में मौलिक अधिकारों की सबसे ज्यादा जरूरत तो उसी छोटे हिस्से को होती है जो संख्या बल में कमजोर हो। लेकिन इसके मानवीय परिणाम के बारे में सोचना और भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए, 2009 के फैसले के बाद बहुत से लोगों ने कानून व्यवस्था पर भरोसा किया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि अब वो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हाँ, और उन्होंने अपनी पहचान जाहिर कर दी होगी। एग्जैक्टली। उन्होंने अपने परिवारों में, दोस्तों में, दफ्तरों में अपनी पहचान जाहिर कर दी। वे उस अंडरग्राउंड जीवन से बाहर आ गए। और फिर 2013 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसले से उन सभी को वापस अपराधी बना दिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे कानून ने पहले उन्हें बाहर आने के लिए प्रेरित किया और फिर उन्हीं की पहचान को उनके खिलाफ एक जाल में बदल दिया। एक रातों रात हुआ कानूनी धोखा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। 2013 का ये झटका मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत विनाशकारी था। जिन लोगों ने आज़ादी की सांस ली थी, उन्हें अचानक फिर से डर के उसी अंधेरे में धकेल दिया गया। बहुत भयानक स्थिति रही होगी। लेकिन इतिहास के इस बिंदु पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। सुप्रीम कोर्ट के इस झटके ने समुदाय को डराकर खामोश नहीं किया, बल्कि इसने एक अभूतपूर्व क्रोध और जागरूकता को जन्म दिया। मतलब लोग डरे नहीं? नहीं। 2009 का फैसला बोतल से जिन को बाहर निकाल चुका था। लोगों ने उस 4 साल के दौरान आज़ादी का स्वाद चख लिया था और उन्होंने ये सीख लिया था कि उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें कैसे मांगना है। सही बात है। 2013 के बाद सक्रियता यानी एक्टिविज्म कई गुना बढ़ गई। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। मुख्यधारा के मीडिया में लगातार बहसें होने लगीं। हाँ, मैंने भी देखा था उस वक्त। और समाज के हर वर्ग से समर्थन मिलने लगा। जो मुद्दा पहले सिर्फ अदालतों और कुछ एनजीओ तक सीमित था, वो अब हर घर की बैठक में चर्चा का विषय बन गया। और यही वो दबाव और निरंतर संघर्ष था जिसने अंततः 2018 के अंतिम अध्याय की पटकथा लिखी। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला। बहुत ही ऐतिहासिक मामला। इस बार सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी संवैधानिक पीठ यानी 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और 6 सितंबर 2018 को जो फैसला आया उसने हमेशा के लिए इस काले कानून को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि 2018 का वो फैसला सिर्फ एक सुधार नहीं था, बल्कि वो 2013 की गलती के लिए एक तरह की संवैधानिक माफी थी। हाँ, माफी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इतिहास में समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है और उन्हें जो मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है, उसके लिए न्यायपालिका और समाज को माफी मांगनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये किसी भी अदालत के लिए। बिल्कुल। उन्होंने 2009 के नाज फाउंडेशन फैसले के उन्हीं मूल सिद्धांतों को फिर से स्थापित किया कि निजता, गरिमा और समानता से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। तो अगर इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखा जाए तो 2009 का नाज फाउंडेशन का फैसला वो नींव का पत्थर था जिसके बिना 2018 की वो इमारत कभी खड़ी ही नहीं हो सकती थी। एकदम सही। 2009 ने वो भाषा दी, वो कानूनी ढांचा दिया और वो हिम्मत दी जिसने इस पूरे आंदोलन की दिशा तय की। आज की इस पूरी गहन चर्चा से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है
ये सिर्फ एक कानूनी धारा को हटाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे समाज की पुरानी मान्यताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच जब टकराव होता है तो संविधान किस तरह एक ढाल बनकर खड़ा होता है। बिल्कुल। एक एचआईवी रोकथाम का काम करने वाले संगठन ने सिर्फ बीमारी के वायरस से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उस सोच से लड़ाई लड़ी जो लोगों को अदृश्य बना रही थी। और ये मामला ये भी स्थापित करता है कि कानून कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है, वे पत्थर की लकीर नहीं हो सकते। सही बात है। जैसे जैसे समाज की समझ बढ़ती है, विज्ञान विकसित होता है और मानवीय गरिमा के नए आयाम खुलते हैं, कानूनों को भी उसी के अनुसार विकसित होना पड़ता है। जब कोई कानून बहुसंख्यक नैतिकता के नाम पर अल्पसंख्यक अधिकारों को कुचलने लगे, तो न्यायपालिका की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो संवैधानिक नैतिकता को सर्वोपरि रखे। और अब जब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो इस पूरी यात्रा को देखते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। 1860 में विक्टोरियन नैतिकता के आधार पर एक कानून बना। उस कानून को मानवीय अधिकारों के सरासर खिलाफ होने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बर्बाद करने वाला साबित करने में 2009 तक का समय लग गया। हाँ। और उसे पूरी तरह से खत्म करने में 2018 तक का। मतलब 150 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया ये समझने में कि कुछ इंसान महज अपने अस्तित्व के कारण अपराधी नहीं हो सकते। सोचने वाली बात है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सब कुछ बहुत आधुनिक, तार्किक और प्रगतिशील लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में ऐसे और कौन से कानून, नियम या सामाजिक प्रथाएं मौजूद हैं जिन्हें आज हम बिल्कुल सामान्य और नैतिक मानकर जी रहे हैं। आज से 30 या 40 साल बाद, मान लीजिए 2050 या 2060 में आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर हमारे आज के समाज को देखेंगी, तो क्या वे हैरान नहीं होंगी? क्या वे ये नहीं सोचेंगी कि ये लोग इतने असंवैधानिक, इतने भेदभावपूर्ण या मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इतने हानिकारक नियमों को इतने लंबे समय तक कैसे बर्दाश्त करते रहे? ये तो बहुत गहरा सवाल है। शायद न्याय की लड़ाई किसी एक फैसले के साथ खत्म नहीं होती। ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जहां हर पीढ़ी को अपनी मान्यताओं को परखना पड़ता है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। सुनने वालों को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं जो उन्हें जरूर सोचने पर मजबूर करेगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ।